हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डी फार्मा सेकेंड ईयर के लिए आप सभी लोगों का फार्माकोथेरेप्टिक्स का एग्जाम है। इसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू के 2 लेक्चर्स मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं प्रोवाइड करूंगा और एज पर प्रॉमिस मैं आपको सेकेंड लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं मॉर्निंग में। एंड आपसे उम्मीद करता हूं कि पहला लेक्चर आपने देख लिया होगा और अगर नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देखिए। एंड इस 2 लेक्चर से आपके एग्जाम में है ना डायरेक्टली सवाल फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसा कि पिछले आपके सब्जेक्ट्स में देखा गया। ओके, चलो तो इसको गलती से भी मिस नहीं करना है एंड वन शॉट रिवीजन को भी जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, और जो लोग मेरे साथ वन शॉट रिवीजन पढ़े हैं है ना, तो उनको ये क्वेश्चन कराने की कोई भी नया क्वेश्चन नहीं है, सब पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। रिवीजन पर्पज से आपको कराया जा रहा है और एक्चुअली आप क्या है ना कि पढ़ा हुआ चीज भी एक बार नजर के सामने देख लेते हैं तो इससे क्या हो जाएगा आपका कि वो आसान चीज़ें भी एग्जाम में कई बार गलती होती है कन्फ्यूजन की वजह से, तो वो कन्फ्यूजन नहीं होगा। एंड जो बच्चे कुछ नहीं जानते आंसर रट लो, आपका एग्जाम में अगर सीधे सवाल फंसा तो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलो पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, द एंजाइना विच इज प्रोवोक्ड बाय फिजिकल एक्सर्शन इमोशनल स्ट्रेस। या तो कोई फिजिकली आप मेहनत कर रहे हैं या तो इमोशनल स्ट्रेस की वजह से कौन सा एंजाइना होता है बताओ? ज़्यादातर स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल वेरिएंट या माइक्रोवेस्कुलर। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। स्टेबल एंजाइना, स्टेबल एंजाइना जब आप कुछ थोड़ा फिजिकली स्ट्रेन करते हैं, फिजिकली मेहनत करते हैं या फिजिकल एक्सरसाइज कर जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको स्टेबल एंजाइना हो जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा, जैसे देखो स्टेबल के कितने एंजाइना के मेनली आपके 4 टाइप्स होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन है जो कि 3 टाइप्स में आपको देखने को मिलता है। एक स्टेबल एंजाइना सबसे ज़्यादा कॉमनली है, सबसे ज़्यादा होता है और यही आपको फिजिकली स्ट्रेन वगैरह स्ट्रेस लेने से आपको हो सकता है। एंड यहाँ पर इसका कॉजेस क्या होता है, कारण क्या है? तो अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन जब आर्टरी के वॉल में हो जाता है तो उस कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अब एक होता है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना में आपके ब्लड क्लॉट भी बन जाते हैं और एथेरोस्क्लेरोसिस भी होता है, यानी दोनों चीज़, एथेरोस्क्लेरोसिस प्लस ब्लड क्लॉट हो जाता है तो वो अनस्टेबल एंजाइना होता है। जबकि अगर कोरोनरी स्पाज्म हो गया, यानी कोरोनरी आर्टरी में किसी वजह से स्पाज्म हो गया है ना टेम्पररी, तो वो वेरिएंट एंजाइना कहलाता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन एंजाइना क्या है? स्टेबल एंजाइना। अब मैं एंजाइना के रिगार्डिंग कुछ आपसे पॉइंट पूछना चाहूँगा, उसका आंसर करना। एंजाइना का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन चेस्ट पेन, कैसा होगा? चेस्ट पेन। और किधर रेडिएट करेगा? लेफ्ट आर्म की ओर, लेफ्ट आर्म, क्योंकि हार्ट में प्रॉब्लम है ना। हाँ, दूसरा चीज़ आप बताओ, एंजाइना में आपका कौन सा इमीडिएट रिलीफ के लिए कौन सी दवा इस्तेमाल की जाती है? तो सारे बच्चों को पता होगा, नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन आप लेते हैं किस रूट से लेते हैं सर? सबलिंगुअल रूट से लेते हैं। वेरी गुड। एंड एंजाइना में आपका मेनली कॉजेटिव एजेंट, मतलब मेन कॉजेज क्या होता है? CAD। CAD का फुल फॉर्म क्या होता है सर? तो कोरोनरी, याद रख लेना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी क्या है? तो वो आर्टरी है जो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई देने का काम करता है। तो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाते हैं या फिर किसी प्रकार से वहां पर ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं तो उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। ठीक है, हाँ चल दूसरा क्वेश्चन है आप सभी लोगों से, कार्डियोवास्कुलर डिजीज इज जनरल टर्म्स यूज्ड फॉर द कंडीशन अफेक्टिंग। इसमें से कौन सा कार्डियोवास्कुलर डिजीज से रिलेटेड है? इसमें से कौन सा कार्डियोवास्कुलर डिजीज से रिलेटेड है? तो कार्डियोवास्कुलर में 2 वर्ड है, एक कार्डियो यानी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा एंड वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। तो इस दोनों चीज से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज में आएंगी। तो हार्ट तो होगा, ब्लड वेसल्स भी होगा, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स दोनों होगा, तो आंसर हो जाएगा C। मेरे ख्याल से आंसर हो जाना चाहिए C, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, हाँ जी। तो आपके कुछ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं, इसको फुल फॉर्म आपको CVD का फुल फॉर्म आ सकता है एग्जाम में लिखने। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है जिसमें आपके मेनली हार्ट और ब्लड वेसल्स इफेक्टेड होते हैं। जैसे कुछ एक कॉमन एग्जांपल्स हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसको शॉर्टकट में CAD कहते हैं, याद रख लेना। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज के अंतर्गत आता है। हार्ट फेल्योर भी आपके को क्या कहते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज में आते हैं। एंड हार्ट अटैक की बात करूँ तो हार्ट अटैक भी आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज में ही आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, ट्रीमर्स, रिजिडिटी एंड ब्रेडिकाइनेसिया आर द सिम्टम्स ऑफ। ट्रीमर मतलब जैसे कांपना, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। रिजिडिटी यानी मसल्स रिजिड हो जाता है। ब्रेडिकाइनेसिया यानी मूवमेंट स्लो हो जाते हैं, है ना, मूवमेंट क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। तो उस कंडीशन में तो ये ट्रीमर वर्ड कहाँ से आ गया? तो ये कपकपी धरता है, तो वो कपकपी किस में धरता है? पार्किंसंस में।
किस में धरता है? पार्किंसंस डिजीज में। एंड यहाँ पर जो डोपामिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, वो डिजेनरेट कर जाते हैं। कौन सा? डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स डिजेनरेट कर जाता है। क्या कर जाता है? डिजेनरेट कर जाते हैं, ध्यान रखना, है ना। तो यहाँ पर किस चीज का लेवल ड्रॉप हो जाता है सर? कौन से न्यूरोट्रांसमीटर का? डोपामिन का। किसका? डोपामिन का लेवल ड्रॉप हो जाता है। एंड ये डोपामिन का लेवल ड्रॉप हो जाता है तो इसके लिए बेस्ट फर्स्ट लाइन ड्रग क्या है? तो लीवोडोपा। याद रखना, लीवोडोपा जो होता है, ये लीवोडोपा जो है इसका फर्स्ट लाइन ड्रग होता है, ठीक है। एंड लीवोडोपा को किसके साथ देते हैं? कार्बिडोपा के साथ देते हैं, ठीक है। हाँ, अब आपको और भी डिजीजेस हैं, उसके बारे में आपको बताओ। अल्जाइमर डिजीज में क्या होता है? शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस, डिमेंशिया देखने को मिलता है, यानी कि मेमोरी लॉस हो जाते हैं। स्ट्रोक में क्या हो जाता है? तो आपके पैरालिसिस कॉज हो जाता है। ब्रेन में अचानक से ब्लड वेसल्स ब्रस्ट हो जाते हैं, या तो ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है किसी वजह से, क्लॉट वगैरह के बनने की वजह से। तो आपके ब्रेन का कोई हिस्सा, जिस हिस्से में ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हुआ है, तो उस हिस्से में डेड होने लग जाता है, जिससे पैरालिसिस हो जाता है। माइग्रेन यानी एक साइड में, है ना, देखो ना, एक साइड में अधकपारी दर्द इसको कहते हैं, वन साइडेड ऑफ द हार्ट, मतलब हेड में दर्द होता है, ठीक है। चलो, ये है आपके, देखो क्या कहते हैं, किसका? आपको कह सकते हैं पार्किंसंस डिजीज के बारे में। वारफरीन बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ, वारफरीन किस चीज से बिलोंग करता है बताओ? वारफरीन बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ ACE इनहिबिटर्स, स्टैटिन्स, एंटीकोएगुलेंट्स, बीटा ब्लॉकर्स। वारफरीन बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ, वारफरीन क्या होता है? एंटीकोएगुलेंट्स होता है। क्या होता है? एंटीकोएगुलेंट्स होता है, ठीक है। एंटीकोएगुलेंट होता है, प्रिवेंट करता है फ्रॉम, है ना, प्रिवेंट फ्रॉम ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन इन द ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट नहीं बनने देता है। क्लॉट बनने से बचाने का काम करता है एंटीकोएगुलेंट्स। एंड एंटीकोएगुलेंट जो होता है वारफरीन होता है, ये एक ओरल एंटीकोएगुलेंट होता है। देखो वारफरीन के बारे में, वारफरीन एक ओरल एंटीकोएगुलेंट है, ठीक है। ये इनहिबिट करता है विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर, जितने भी विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स है, जैसे फैक्टर 2, 8, 9, है ना, 10, ये सब फैक्टर का नाम याद नहीं रखना है, सीधा याद रख लो। वारफरीन एक एंटीकोएगुलेंट है, जबकि एस्पिरिन बोलेगा तो ये एक एंटीप्लेटलेट होता है, ये भी क्लॉट, ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकता है, ठीक है, ये भी क्लॉट नहीं बनने देता है। एंड एक होते हैं थ्रोम्बोलाइटिक्स, है ना, थ्रोम्बोलाइटिक जो थ्रोम्बस को ब्रेक डाउन करे। अच्छा, थ्रोम्बस क्या होता है? ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट बन जाता है, उसको थ्रोम्बस कहते हैं। तो ये होता है एल्टीप्लेज, याद रखना, एल्टीप्लेज होता है, रेटिप्लेज होता है, प्लेज वर्ड लगा होता है, ठीक है। हाँ, तो क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए थ्रोम्बोलाइटिक्स ड्रग यूज होते हैं। क्लॉट से बचने के लिए या तो एंटीप्लेटलेट या तो एंटीकोएगुलेंट का इस्तेमाल होता है। एंटीकोएगुलेंट बोले तो वारफरीन, एंटीप्लेटलेट बोले तो एस्पिरिन, ठीक है, राइट। क्वेश्चन है लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी। देखो दोस्त, जो भी करा रहा हूं मैं, कोई कहीं से क्वेश्चन चुरा कर नहीं लाता हूं, ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग तरीके से मैं क्वेश्चन डिजाइन करता हूँ, जय माँ काली ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, नहीं। मेरा सिंपल सा फंडा है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता हूँ एंड उसमें से देखता हूँ कि हाँ, इस टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इस टॉपिक से क्वेश्चन। पीवाईक्यू में भी सारे क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होते हैं, बार बार नहीं पूछा जाता है, उसमें भी छांटता हूँ कि हाँ भैया ये क्वेश्चन, क्योंकि देखो एक्सपीरियंस है ना कि 5-6 साल समय दे दिया है, तो इस वजह से आप कोई भी क्वेश्चन को यहाँ हल्के में ना ले। इस सीरीज में, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में, मैं कोई भी थोड़ा सा भी मेरे को फील आ जाता है कि ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है तो मैं नहीं रखता हूँ, है ना। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देने का प्रयास करता हूँ, तो हर एक क्वेश्चन को सीरियस लेकर के पढ़िएगा, है ना। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का लाइफ स्पैन है 120 दिन, 120 डेज, ठीक है। चलो, सिफिलिस इज कॉज्ड बाय, बताओ सिफिलिस किसके द्वारा होता है? HIV वायरस, ट्रिपोनेमा पैलेडियम, HIV या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो मेरे ख्याल से आप लोग आराम से आंसर करेंगे ट्रिपोनेमा पैलेडियम। एंड सिफिलिस याद करो, एक क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, STDs है। अच्छा, HIV के कारण क्या होता है? तो HIV का फुल फॉर्म याद रख लेना, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एंड HIV के कारण होता है एड्स, जो कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस सिंड्रोम। एंड उसके साथ इसका टेस्ट होता है एलिजा टेस्ट का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंड एड्स के लिए, जो एड्स में आपका मेनली होता क्या है? तो इम्यूनिटी क्या हो जाती है? इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। और इम्यूनिटी में भी कौन सा सेल? CD4, है ना, CD4
जो आपका सेल होते हैं, है ना, जो CD4 सेल्स होते हैं, उसको कहीं ना कहीं ये क्या करता है ना, अटैक करके खत्म कर देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये देखो सिफिलिस है। ठीक है, अब है ऑस्टियोआर्थराइटिस इज ऑल्सो नोन एज ऑस्टियोआर्थराइटिस। बताओ, डिजेनरेट जॉइंट डिजीज, हाँ जॉइंट को डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है, हाँ जॉइंट डिजेनरेट होने लग जाते हैं। डिजेनरेटिव अर्थराइटिस भी बोल सकते हैं, हाँ ये दोनों चीज बोल सकते हैं। देखो दो है, एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस, और एक होता है रूमेटाइड अर्थराइटिस। RA मतलब रूमेटाइड। तो रूमेटाइड में भी वही चीज होता है, बस ये अंतर है कि ये ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून यानी कि आपके बॉडी का इम्यून सेल ही आपके जॉइंट पर अटैक करता है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपका जो जॉइंट है वो धीरे धीरे डिजेनरेट होने लगता है, वहाँ के कार्टिलेज डिजेनरेट होने लगते हैं। तो आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजेनरेटिव है, जबकि रूमेटाइड अर्थराइटिस ऑटो इम्यून है। आपके सिलेबस में बस दो ही डिजीज है जो कि ऑटो इम्यून पढ़ना है बेसिकली आपके। एक होते हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस और एक होता है माइस्थीनिया ग्रेविस, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस में होते हैं। नेक्स्ट है पार्किंसंस डिजीज ऑकर्स ड्यू टू द डिजेनरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन। बताओ, पार्किंसंस डिजीज में कौन सा न्यूरॉन का डिजेनरेशन होता है? बताओ, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, कोलिनर्जिक, ग्लूटामिक एंड सेरोटिनर्जिक। तो हमने बताया है कि आपको पार्किंसंस में किस चीज़ का लेवल ड्रॉप हो जाता है, तो डोपामिन का लेवल ड्रॉप हो जाता है। अगर डोपामिन का लेवल कम हो गया तो यानी डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो होते हैं, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, क्या होकर जो डिजेनरेट हो जाते हैं, ये डिजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। नेक्स्ट ये देखो, पार्किंसंस डिजीज इज कॉज्ड बाय डिजेनरेशन ऑफ द डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन सब स्टेट के कहते हैं जो आपका होता है ना ब्रेन में। ठीक है, चलो डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन होता है, वेरी गुड, हाँ चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट है आपका एस्पिरिन। एस्पिरिन का केमिकल नेम पूछा जा रहा है। एस्पिरिन का केमिकल नेम क्या होता है, तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। आपसे PCM पैरासीटामोल का केमिकल नेम पूछ देगा तो एसिटामिनोफेन, एसिटामिनोफेन, एसिटामिनोफेन। एंड पैरासीटामोल की पॉइजनिंग में क्या एंटीडोट या यूज होता है, तो याद रख लेना एसिटाइल सिस्टीन, एन एसिटाइल सिस्टीन। अगर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग हो जाए तो, अगर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग हो जाए तो एट्रोपिन, तब एट्रोपिन का इस्तेमाल होता है, तब एट्रोपिन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, या तो प्रालीडॉक्सिम, जो भी ऑप्शन में मिल जाए वो मार देना, प्रालीडॉक्सिम है ना, प्रालीडॉक्सिम ये होता है। ठीक है, चलो एस्पिरिन एक केमिकली इसको एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये एनाल्जेसिक्स, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीपायरेटिक, एंटीप्लेटलेट एजेंट होता है, यानी ये एनाल्जेसिक। और ये क्या है, एस्पिरिन किस में आता है, NSAIDs में आता है ना, सब लोग याद रख लेना फुल फॉर्म, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। इसके अंदर ये क्या क्या है, एनाल्जेसिक भी है यानी दर्द को भी कम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी यानी इन्फ्लामेशन को कम करता है, एंटीपायरेटिक यानी फीवर को कम करता है, एंटीप्लेटलेट यानी क्लॉट होने से भी बचाने का काम करता है। वेरी गुड। अच्छा, NSAIDs का अगर ओवर यूज होता है तो क्या होगा उसका साइड इफेक्ट, तो गैस्ट्रिक अल्सर होने के चांसेस होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर है ना। अगर कोई बहुत ज़्यादा ओवर यूज करता है NSAIDs का तो उसको अल्सर होने के चांसेस होते हैं, राइट। फिर है व्हाट टिश्यू ऑर्गन्स और बॉडी सिस्टम्स कैन अफेक्टेड बाय ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें से ऑटो इम्यून डिजीज के माध्यम से आपकी बॉडी या टिश्यूज के ऑर्गन्स में क्या क्या इन्फेक्ट हो सकता है, तो ऑटो इम्यून की वजह से स्किन, यस स्किन भी हो सकता है, जॉइंट्स, थायराइड, तो तीन कहीं पे भी कर सकता है, स्किन पे भी, जॉइंट्स में भी, थायराइड में भी। आपको डिजीज के साथ बताता हूँ, जैसे आपका सोरियोसिस डिजीज आज आप पढ़ेंगे, सोरियोसिस, उसमें स्किन के ऊपर ऑटो इम्यून मतलब जो होता है ना ऑटो इम्यून डिजीज यानी आपके बॉडी का इम्यून सेल आपके स्किन पर अटैक करता है तो सोरियोसिस हो जाता है ना। उसके बाद आपका रूमेटाइड अर्थराइटिस अगर जॉइंट पे कर दिया तो रूमेटाइड अर्थराइटिस, थायराइड में कर देता है तो याद करो हाशीमोटोज थायरोडाइटिस और ग्रेव्स डिजीज। अगर ग्रेव्स हुआ है तो याद रखना हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा, हाइपरथायराइडिज्म कॉज करेगा, यानी हाइपरथायराइडिज्म यानी थायराइड बहुत ज़्यादा बनने लगता है। हाशीमोटोज होने की वजह से हाइपो हो जाता है, हाइपो हो जाता है यानी थायराइड हार्मोन कम हो जाते हैं। तो ये आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किसी को भी अटैक कर सकता है बॉडी में अलग अलग सेल टिश्यूज को, ठीक है। हाँ, तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। मलेरिया इनमें से किसके द्वारा होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, क्या कहते हैं बताओ, लिस्मेनिया डोनोवानी, या तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, या तो प्लाज्मोडियम स्पीसीज। तो मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम स्पीसीज। एंड प्लाज्मोडियम में भी किसके द्वारा, तो प्लाज्मोडियम के 4 स्पीसीज हैं, वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, याद करो वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, सबसे ज्यादा कॉमन वाइवेक्स होता है। तो मलेरिया ध्यान रखना, इसमें कौन सा बॉडी ऑर्गन अफेक्टेड होता है, तो सबसे पहला हो जाएगा लीवर, फिर उसके बाद RBC, ठीक है। हाँ, तो मलेरिया आपका ये हो गया। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या कॉज करता है, तो अमीबियसिस कॉज करता है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी क्या कॉज करता है, तो टेटनस कॉज करता है, राइट।
तो ये देखो आपका मलेरिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ड्यू टू साइकेट्रिक डिसऑर्डर, इसमें से कौन सा साइकेट्रिक है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। आस्थमा, आस्थमा तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ये नहीं होगा। ग्लूकोमा, ये तो आई डिसऑर्डर है, ये भी नहीं होगा। एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी, हाँ एंजाइटी कहीं ना कहीं आपका साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। मैंने कहा था कि सिलेबस में किस कैटेगरी के अंदर कौन सा डिजीज है वो भी पढ़ लेना, वहां से भी सवाल आते हैं। तो आस्थमा कहीं ना कहीं आपका रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ग्लूकोमा आई डिसऑर्डर है, डायबिटीज एंडोक्राइन डिजीज में आता है, तो आपका क्या हो जाएगा एंजाइटी, जो कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज रिलेटेड टू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, देख लो कैसे सवाल आ रहा है, कौन सा इसमें से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है। एंजाइना, बताओ एंजाइना, एपिलेप्सी, एक्जिमा, माइग्रेन, तो आपके इसमें से कौन से कार्डियोवास्कुलर डिजीज हैं, तो ध्यान रखना आपका क्या हो जाएगा एंजाइना, एपिलेप्सी, एक्जिमा। तो कार्डियोवास्कुलर बोल रहा है, हार्ट से रिलेटेड, एंजाइना हो जाएगा आंसर। एपिलेप्सी किससे रिलेटेड होता है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है। एक्जिमा स्किन से रिलेटेड है, माइग्रेन आपके ब्रेन से रिलेटेड है, तो आंसर क्या हो जाएगा एंजाइना। ध्यान रखना एंजाइना में चेस्ट पेन होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेनिटिडिन, रेनिटिडिन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ ड्रग्स, विच क्लास ऑफ ड्रग, ड्रग के किस क्लास से रेनिटिडिन बिलोंग्स करता है, तो टिडिन, टिडिन H2 ब्लॉकर, यानी हिस्टामिन रिसेप्टर 2 ब्लॉकर, क्या करेगा गैस्ट्रिक एसिड के प्रोडक्शन को कम करेगा, जिससे कि एंटा एसिड्स में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रेनिटिडिन एक H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जिससे एसिड का प्रोडक्शन कम हो जाता है बाय ब्लॉकिंग हिस्टामिन 2 रिसेप्टर्स इन द गैस्ट्रिक पैरेटल सेल। हाँ, पीपीआई यानी प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स जैसे ओमेप्राजोल है, ब्लॉक करता है प्रोटोन पंप को डायरेक्टली, किसको, प्रोटोन पंप को डायरेक्टली ब्लॉक करता है। NSAIDs क्या होते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, इसके ओवर यूज की वजह से याद रख लेना, इसका फुल फॉर्म याद रख लेना, इसके ओवर यूज की वजह से आपको अल्सर होने के चांसेस होते हैं। एंटा एसिड क्या तरीका है एंटा एसिड का, तो ये क्या करता है न्यूट्रलाइज करता है स्टोमक एसिड को, ये आपका इसके ब्लॉक प्रोडक्शन को ब्लॉक नहीं करता एंटा एसिड। एंटा एसिड जो भी है आपके मैग्नीशियम कार्बोनेट है ना, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो भी सुने होंगे आपने एंटा एसिड, वो एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। जबकि पीपीआई इनहिबिटर्स जैसे कि पेंटोप्राजोल है ना, अरे प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड को सिक्रेशन को कम करता है, एग्जांपल में ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल है। H2 ब्लॉकर भी क्या करता है, हिस्टामिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, तो यहाँ पे भी गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन कम होता है, एंड इसके एग्जांपल रेनिटिडिन वगैरह है, तो टिडिन, टिडिन होता है, ठीक है। Which of the following is used is acute asthma attack, अगर किसी को acute asthma attack आता है तो उस कंडीशन में क्या इस्तेमाल करोगे, साल्मिट्रॉल, साल्ब्यूटामोल, क्या कहते हैं बेक्लोमेथासोन या इप्राट्रोपियम। तो शॉर्ट एक्टिंग इमरजेंसी में तुरंत से इप्राट्रोपियम आप इस्तेमाल करो, इससे ब्रोंकियोल्स डायलेट हो जाता है, ब्रोंकियोल्स डायलेट हो जाता है, ठीक है, ब्रोंकियोल्स डायलेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन साल्ब्यूटामोल ज्यादा बेटर आंसर होगा ना, साल्ब्यूटामोल इस्तेमाल होता है, सही बोल रहे हैं आप लोग, इप्राट्रोपियम नहीं होगा, साल्ब्यूटामोल होगा, साल्ब्यूटामोल, राइट, साल्ब्यूटामोल होगा, साल्ब्यूटामोल, बी बी बी, इप्राट्रोपियम नहीं। एक्यूट में तुरंत से साल्ब्यूटामोल रहता है, सही है ना, शॉर्ट एक्टिंग है, चलो है ना, साल्ब्यूटामोल शॉर्ट एक्टिंग होता है, साल्मिट्रॉल लॉन्ग एक्टिंग होता है, ठीक है। चलो फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सा है, तो अगर किसी को टीबी होगा तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, बताओ, अगर किसी को टीबी होगा तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, तो अगर किसी को टीबी हो जाएगा तो सबसे पहले वो कहाँ चल जाएगा, तो आपको बता देते हैं कि वो कहाँ चला जाएगा, आपका प्रिस्ट के पास, पुजारी के पास, है ना, प्रिस्ट के पास जाएगा, पुजारी के पास जाएगा, एंड पुजारी में यानी प्रिस्ट है ना, इसका ट्रिक है प्रिस्ट, यानी कि देखो यहाँ पे मैंने बताया निमोनिक्स बताया था मैंने, प्रिस्ट है ना, अगर किसी को टीबी होता है तो सबसे पहले पुजारी के पास जाएगा, यानी उसके बाद उसको ठीक कर देगा, यानी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का ट्रिक है फर्स्ट लाइन ड्रग का प्रिस्ट। P4 पायराजिनामाइड, R4 रिफाम्पिसिन, I4 आइसोनियाजाइड, शॉर्टकट INH होता है, E4 इथम्ब्यूटोल और ST4 स्ट्रेप्टोमाइसिन। ध्यान रखना, मेरा दिल कहता है कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग एग्जाम में लिखने आएगा, फर्स्ट लाइन तो कम से कम लिखना, और बस चले तो सेकंड लाइन भी दिख लेना। KTR फेस पैक इसका ट्रिक है, आप ड्रग्स के नाम पढ़ लो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ, इसमें से कौन सा है, एम्फोटेरिसिन भी, कहीं पे भी ए नहीं है तो नहीं होगा, एम्फोटेरिसिन भी नहीं होगा, तो क्या रिफाम्पिसिन होगा, यस रिफाम्पिसिन, देखो है ना, रिफाम्पिसिन है, रिफाम्पिसिन है, वेरी गुड। नेक्स्ट है विच एंटी हाइपरटेंसिव इज ए बीटा ब्लॉकर, इसमें से कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव है जो बीटा ब्लॉकर है, एंटी हाइपरटेंसिव यानी हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने वाला, एंड बीटा ब्लॉकर, अरे बेटवा सब क्या होता है, बकलोल होता है, तो लोल लोल वर्ड लगा रहेगा, एटिनोलोल, एटिनोलोल। अरे भैया पीन, पीन याद करो है ना, पीन, पीन यानी कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, अरे पीन कब लगाएंगे, गाना तो याद होगा ना, लगाई दी ही चोलिया के हुक राजा जी, तो क्या आज लगाओगे, नहीं, पहली बात तो हम लोग हुक नहीं पिन लगाएंगे, एंड पिन कब लगाएंगे, आज नहीं कल,
कल 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 मतलब कैल्शियम, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पीन वर्ड लगा रहता है, ध्यान रखना। एंड एनेलाप्रिल, प्रिल प्रिल पर आ जाएगा कब, जब एसीई को इनिबिट कर देंगे, तो एसीई इनिबिटर एनेलाप्रिल है ना। हाँ देखो, एटिनोलॉल एक बीटा ब्लॉकर है जो आपके ब्लड प्रेशर को क्या करता है, कम करता है, ब्लॉकिंग बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। निफेडिपिन, एम्लोडिपिन ये सब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं, एनेलाप्रिल एसी इनिबिटर्स है, ठीक है। हाँ, ड्रग यूज्ड फॉर जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स, बस अब खत्म होने वाला है, 5 मिनट और लगेगा। ड्रग यूज्ड फॉर जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स, तो फाइनिटोइन याद रख लेना। टोनिक क्लोनिक आपके सीजर्स के लिए जो फर्स्ट लाइन ड्रग होता है वो फाइनिटोइन होता है, फाइनिटोइन होता है ना। विच ड्रग इज प्रोटोन पंप इनिबिटर्स, प्राजोल, है ना। अरे भैया प्रोटोन पंप इनिबिटर यानी पीपीआई का फुल फॉर्म आएगा तो प्रोटोन पंप इनिबिटर्स लिखना। एंड इसमें क्या होंगे, प्राजोल यानी ओमेप्राजोल, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, है ना। जबकि आपका रेनिटिडिन क्या होता है, H2 ब्लॉकर होता है। चलो नेक्स्ट है SSRIs, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स। तो अरे भैया सेरोटोनिन है ना, जो कि आपको क्या चीज़ से दूर रखता है, तो डिप्रेशन, मतलब सेरोटोनिन हैप्पी हार्मोन्स में आता है, आपको खुश रखने के लिए होता है। तो कई बार होता है डिप्रेशन में क्या हो जाता है, सेरोटोनिन रीअपटेक, सेरोटोनिन का नियम है रिलीज हुआ वापस से रीअपटेक हो जाएगा। तो अगर किसी को डिप्रेशन होता है तो उस कंडीशन में हम लोग सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स देते हैं, यानी SSRIs देते हैं, जिससे उसका जो सेरोटोनिन रीअपटेक हो रहा है उसको इनिबिट कर सके, ताकि वो थोड़ा खुश रहे। तो डिप्रेशन में इसका इस्तेमाल होता है। देखो SSRI का फुल फॉर्म सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर, प्रीमियरली यूज्ड टू ट्रीट डिप्रेशन, डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। कई बार कंडीशन में एंजाइटी वगैरह में भी इस्तेमाल होता है, जो कि सेरोटोनिन के लेवल को ब्रेन में इंक्रीज करता है, ठीक है। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लूप डायरेटिक्स, लूप डायरेटिक्स या हाई सीलिंग डायरेटिक्स भी कहते हैं इसको, फ्रूसेमाइड होता है, फ्रूसेमाइड। एंड ब्रांड नेम आपका लेसिक्स के नाम से काफी पॉपुलर है। स्पाइरोलेक्टोन क्या है, पोटेशियम स्प्रेइंग क्या कहते हैं, डायरेटिक्स है। जबकि हाइड्रोक्लोरथायाजाइड क्या है, तो थायाजाइड डायरेटिक्स है। क्लोजापिन इज यूज टू ट्रीट, क्लोजापिन का ट्रीटमेंट हम लोग किस चीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं, सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया क्या है, हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन। उसको कुछ चीजें सुनाई देती है, कुछ चीजें दिखाई देती हैं जो कि वास्तविकता में ऐसी नहीं होती है, डर लगता है उसको, ऐसा लगता है कि मेरे के लिए सब लोग साजिश कर रहा है ना, इस तरीके का होता है, डर के माहौल हो जाता है उसके अंदर, है ना। क्लोजापाइन सीजोफ्रेनिया आपका हो जाता है, ठीक है। क्लोजापाइन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है जो कि ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, खास करके सीजोफ्रेनिया में। ACE इनिबिटर्स एक्ट बाय इनिबिटिंग, ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम नाम ही है, इनिबिटर्स है तो किसको इनिबिट करेगा, तो ACE को इनिबिट करेगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनिबिट करेगा। अच्छा आप हमें बताओ रेनिन कौन बनाता है, तो किडनी बनाता है। रेनिन कौन बनाता है, किडनी बनाता है। अच्छा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE कौन बनाता है, तो ये लंग्स बनाता है, ये लंग्स बनाता है, ध्यान रखना लंग्स बनता है। हाँ चलो फिर है क्या, ACE इनिबिटर्स ब्लॉक्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE को ब्लॉक करता है जिससे कि आपका एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनता, जिससे वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होता, जिससे ब्लड प्रेशर जो बढ़ रहा था वो घटेगा। डिजॉक्सिन एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, इसका इस्तेमाल CHF यानी कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में करते हैं। याद रखना CHF मतलब होता है कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। डिजॉक्सिन का उपयोग कहाँ करते हैं, CHF यानी कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में करते हैं। डिजॉक्सिन एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है जो मेनली आपके कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है ना। हाँ चलो फिर है आपका प्राइमरी कॉज ऑफ सिरोसिस, लीवर में सिरोसिस होता है ना, लीवर सिरोसिस, तो प्राइमरी कॉज क्या हो जाएगा, यहाँ पर हेपेटाइटिस हो जाएगा। हेपेटाइटिस की वजह से, क्योंकि लीवर में इन्फेक्शन होता है ना वायरल का, तो लीवर को खराब कर देता है, सिरोसिस कर देता है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स की एडवर्स इफेक्ट होती है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, यानी एमाइनोग्लाइकोसाइड किडनी को डैमेज करने का काम करता है। एमाइनोग्लाइकोसाइड्स किसको डैमेज करता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, यानी जिसमें कि आपका जेंटामाइसिन, एमिकासिन ये सब जो होता है ये आपकी नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, यानी कि किडनी को डैमेज करने का चांस होता है। वन ऑफ द कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, इसके कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, हाइपरटेंशन नहीं, गैस्ट्रिक अल्सर, जी हाँ अल्सर होने का चांसेस होता है, यानी जो घाव हो जाता है ना आंत में घाव, पेट में घाव, वो होने का चांसेस। NSAIDs यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिसमें आपके गैस्ट्रिक अल्सर ज़्यादा होने के चांसेस हैं, जैसे कि इनहिबिटिंग प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, जिससे कि आपके है ना दिक्कत होता है, ठीक है। इप्राट्रोपियम इज क्लासिफाइड एज, इप्राट्रोपियम क्या है, तो ये एक ब्रोंकोडायलेटर है,
है। और ब्रोंकोडायलेटर होने के साथ साथ ये एंटी कोलिनर्जिक ब्रोंकोडायलेटर है। ये एक एंटी कोलिनर्जिक ब्रोंकियोडायलेटर होता है। इप्राट्रोपियम एक एंटी कोलिनर्जिक ब्रोंकोडायलेटर है। बाकी बीटा एगोनिस्ट है ना, साल्ब्यूटामोल है, चलो ये सब चीज़ नहीं पूछेगा। अब मोस्ट इफेक्टिव एंटीपायरेटिक ड्रग, एंटीपायरेटिक मतलब होता है फीवर कम करने के लिए सबसे बेहतर। अरे भैया एनाल्जेसिक मतलब दर्द को कम करना, एंटीपायरेटिक मतलब फीवर को कम करना। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है मार्केट में, पीसीएम, पैरासीटामोल है ना। चलो पैरासीटामोल एसिटामिनोफेन है जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, मोस्ट इफेक्टिव एंड सेफेस्ट एंटीपायरेटिक है। जबकि आइबुप्रोफेन और डाइक्लोफेनेक ये क्या है, एंटीपायरेटिक है, बट साइड इफेक्ट है थोड़ा सा जीआईटी सिस्टम में, यानी कि आपके आइबुप्रोफेन और डाइक्लोफेनेक ज़्यादा लेने से कहीं ना कहीं आपको अल्सर होने के चांसेस होते हैं। जबकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रीमियरली यूज होता है, नॉट एंटीपायरेटिक में इस्तेमाल ही नहीं होता, ठीक है। हाँ, ग्लिपिजाइड इज यूज्ड इन, ग्लिपिजाइड किस में इस्तेमाल होता है, तो ये सब आपका मेटफॉर्मिन, ग्लिपिजाइड ये सब किस में आता है, सल्फोनाइल यूरिया में आता है, जो कि आपका टाइप 2 डायबिटीज है ना, टाइप 2 डायबिटीज में इस्तेमाल होता है। ग्लिपिजाइड एक सल्फोनाइल यूरिया ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है जो कि आपके इंसुलिन में टाइप 2 डायबिटीज में इस्तेमाल होता है, ठीक है। स्टिमुलेट करता है इंसुलिन के सिक्रेशन को। एंटीवायरल यूज्ड इन हर्पिस इन्फेक्शन, इसमें से कौन सा एंटीवायरल डिजीज है ना। शिवम उपाध्याय कह रहे सर इतना सिंपल एमसीक्यू आएगा, अभी तक जो भी पेपर दे के आए हो कहाँ डिफिकल्ट आता है, बीटीयूपी में ऐसा ही, मतलब डी फार्मा का लेवल यही है। एंटीवायरल यूज्ड इन हर्पिस इन्फेक्शन, एसाइक्लोविर, आप पढ़े हो तो आपको हल्का लग रहा है, जो पहली बार देख रहा होगा उसका तो हालत खराब हो रहा होगा। चलो एसाइक्लोविर एक एंटीवायरल ड्रग्स है जो कि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस एचएसवी में इस्तेमाल होता है। एग्जांपल ऑफ एमएओआई, एमएओआई मतलब क्या होता है सर, तो एमएओआई का मतलब हो जाता है क्या, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम इनहिबिटर। देखो मोनोएमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं, मोनोएमाइन जो कि जिसमें आपके सेलेजिलिन वगैरह होता है, जैसे पार्किंसंस डिजीज में इस्तेमाल होते हैं सेलेजिलिन, रेसिजिलिन, मतलब जो आपका ये पार्किंसंस में अवेलेबल होता है, ठीक है। ये क्योंकि देखो एक एंजाइम होता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो क्या करता है, डोपामिन को ब्रेक करने का काम करता है। तो हम क्या करते हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम इनहिबिटर्स दे देते हैं, यानी कि डोपामिन को ब्रेक नहीं होने देंगे, जिससे कि आपका पार्किंसंस कहीं ना कहीं सिम्टम सुधरेगा। सेलेजिलिन इसमें आता है, ठीक है। चलो तो ओवरऑल फाइनली आपका यहीं तक एमसीक्यू था एंड थैंक यू सो मच, गुड लक आप सभी लोगों को। एंड मिथिलेश सर ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है, जरूर से जरूर सभी लोग जुड़े रहिए ताकि अपडेट्स फर्दर आपको मिलता रहे। एंड आप सभी लोगों को गुड लक, बहुत बहुत है ना शुभकामनाएं, अच्छे तरीके से पेपर दीजिए एंड खूब सारा अच्छे तरीके से पेपर दे करके आइए और एंजॉय करिए। एंड ऑलवेज बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। कहने का मतलब है कि जैसे स्थिति के बारे में आप चिंतन करेंगे वैसी स्थिति आपके सामने प्रकट होगी। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे और सोचेंगे कि सब बढ़िया होगा तो सही में सब बढ़िया होगा, और अगर आप अपने मन में निगेटिविटी लाते हैं लास्ट टाइम पे तो शायद आपका रिजल्ट आपके जैसे सोच होंगे वैसे हो जाएंगे। इसलिए ऑलवेज बी पॉजिटिव, है ना। गुड लक, अच्छे तरीके से पेपर दे के आइए, फिर मिलते हैं पेपर डिस्कशन में। ओके, थैंक यू सो मच।